गुड आफ्टरनून शिक्षार्थियों। आज आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से जीव विज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। जीव विज्ञान में सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले जीव विज्ञान जो देख रहे हैं जिसे बायोलॉजी कहा जाता है, इसमें सबसे पहले जैव प्रक्रिया मतलब लाइफ प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड भी होता है, लेकिन अभी जैव प्रक्रिया प्रथम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखा जाएगा कि लाइफ प्रोसेस फर्स्ट जो है आखिर क्या है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है जैव प्रक्रियाएं कहलाती है। जैव प्रक्रियाएं निम्न है, जैसे पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पदार्थों का आंतरिक परिवहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण और समन्वय। ये सभी जैव प्रक्रिया में आते हैं। ये सभी जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनसे उनका अस्तित्व कायम रहता है। ये सभी में से कोई भी अगर जैव प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो तो जीवों का अस्तित्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, एक टॉपिक आता है शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी क्या है? शरीर की क्रिया विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है या फिजियोलॉजी कहलाता है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर बहुत ही शांतिपूर्वक आप अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस तरह से अगर आप अध्ययन करते हैं तो जरूर कामयाब होंगे। इन टॉपिकों पर आपका पकड़ बना रहेगा और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आप निश्चित उसका जवाब सही तरीके से देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर शरीर विज्ञान, क्रिया विज्ञान दो प्रकार के हैं। एक पादप शरीर क्रिया विज्ञान जिसे पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है जंतु शरीर क्रिया विज्ञान जिसे जंतु कार्यकी या एनिमल फिजियोलॉजी कहा जाता है। हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना था ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। आप देख रहे हैं रक्त के पर्यायवाची नामों को देख रहे हैं आप इससे पर्यायवाची शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रक्त यानी कि ब्लड, रक्त को रुधिर भी कहा जाता है, लहू भी कहा जाता है, शोणित भी कहा जाता है, खून भी कह सकते हैं, लोहित भी कह सकते हैं। ये सब ब्लड के पर्यायवाची नाम है। इनमें किन्हीं नामों से आप जान सकते हैं, ब्लड के बारे में देखेंगे। रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आपका सवाल एक आता भी है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आप जान गए कि तरल संयोजी ऊतक में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो लाल कलर का होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। उसी के कारण ब्लड का रंग, रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आगे के क्लासों में। तब तक अभी देख रहे हैं आप कि रक्त जो होता है यह पोषक पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों, उपापचय उत्पादों, हार्मोनों और गैसों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। हम लोग आगे की क्लास में रक्त के कार्य पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। उपापचय क्या है, पोषक पदार्थ क्या है ना, नियंत्रण और समन्वय क्या है, हार्मोन किसको बोलते हैं, उत्सर्जित पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं इत्यादि, इसके बारे में विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ एक नोट लिखा गया है, कह रहा था कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर
रक्त होता है। अगर आदमी स्वस्थ है तो उसके शरीर में जवान है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। यह एक क्षारीय पदार्थ होता है। ब्लड एक क्षारीय पदार्थ होता है। आप इस पर विशेष देख रहे हैं। इनमें 2 प्रकार के घटक होते हैं। ब्लड में 2 प्रकार का घटक होता है। एक होता है ठोस घटक जिसे रक्त कण या ब्लड कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। एक होता है तरल घटक जिसे प्लाज्मा या प्लाज्मा कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग अलग अलग विशेष चर्चा करेंगे। जब तक के लिए एक टॉपिक लिया गया है प्लाज्मा या रक्त रस। प्लाज्मा या रक्त रस ये देखेंगे क्या है। शरीर के संपूर्ण रक्त का जितना ब्लड होता है शरीर में उसके संपूर्ण भाग का लगभग 55% प्लाज्मा होता है और उस संपूर्ण प्लाज्मा का 90% जल होता है। प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ, जल के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अकार्बनिक लवण भी उपस्थित होते हैं। इनमें ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन और जल और अन्य कार्बनिक पदार्थ भी मौजूद रहते हैं। इसके आगे प्लाज्मा में मुख्यतः 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है उसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो बोर्ड पर देख रहे हैं आप। पहला है ग्लोबुलिन, दूसरा है एल्बुमिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन, चौथा है हेपेरिन और 5वां है फाइब्रिनोजिन। ये 5 प्रकार के प्रोटीन जो है प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, फाइब्रिनोजिन। करेगा कि लास्ट वाला तीनों जो प्रोटीन होता है ब्लड के जमने में मदद करता है, रक्त को जमाने में काम करता है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा काम करता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो होता है ब्लड को जमाने में काम करता है। इसके कैसे देखेंगे, जब ये फाइब्रिनोजिन रक्त से बाहर निकल जाता है तो रक्त जमने लगता है। मतलब रक्त के जमने के क्रम में फाइब्रिनोजिन क्या होता है, बाहर निकलने लगता है और जो फाइब्रिनोजिन बाहर निकलता है तो रक्त जम के थक्का हो जाता है। जमे हुए उस रक्त को, थक्का रक्त को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। जो रक्त जमकर थक्का हो जाता है मतलब जमने के क्रम में फाइब्रिनोजिन निकलकर बाहर हो जाता है तो जमा हुआ रक्त क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। इसके आगे की जानकारी हम लोग अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।